देखो बच्चों, हम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर कल कुछ क्वेश्चन किए थे पिछली वाली वीडियो में। उसमें जो है अब इन्होंने एक एग्जांपल पूछी है, ये एग्जांपल नंबर 4। इसके अंदर आर दिया है वेक्टर फंक्शन, लेकिन उसकी दो वैल्यू बताई हैं। उसने कहा टी की वैल्यू जब 2 है तो आर की वैल्यू इतनी है ऊपर वाली, और इस आर की वैल्यू इतनी है जब टी की वैल्यू 3 है। यहां पे आर नहीं दिया गया, आर की कुछ विशेष मान दिए गए हैं। जब टी का मान 2 होगा तो उसकी पोजीशन ये बताई गई, किस बिंदु पर होगा बता सकते हो? वो 2 - 1 2 इस बिंदु पर होगा जब घड़ी में 2 बज रहे होंगे, और जब घड़ी में 3 बज रहे होंगे तो कहां होगा वो? 4 - 2 3। तो अब तक तुमने देखा होगा आर ऐसे दे देता आई जे के में, और यहां लिख देता एक्स आई प्लस कुछ और दे देता, यहां पर ऐसा क्वेश्चन देता था। अब की बार उसने केवल टी इक्वल टू 2 पे बताया आर की वैल्यू ये है, और टी इक्वल टू 3 पर आर की वैल्यू ये है। तो उसने दो पोजीशन बताई है, स्थिति बताई है उस पॉइंट की। तब उसने कहा इसको कैलकुलेट करो, आर डॉट डी आर बाई डी टी, और फिर इंटीग्रेशन करो, उसकी वैल्यू 10 आएगी। यहां पे ध्यान से देखना, अगर मुझे आर पता होता तो मैं आर को पहले टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता, फिर उसकी और आर की डॉट करता, और डॉट करके उसके बाद इंटीग्रेट कर देता। लेकिन आर तो मुझे दिया ही नहीं, ये आर नहीं दिया, ये तो आर की कुछ वैल्यू दी है कि भाई 2 रखने पर आर की वैल्यू इतनी आती है, 3 रखने पर इतनी आती है। सही है? तो फिर मैं कैसा करूं? तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया तुम्हें कि कभी भी आर डॉट डी आर ओवर डी टी का तुम्हें इंटीग्रेशन करना हो तो मैंने लिखवाया था 1/2 आर स्क्वायर होता है। तो उसका फॉर्मूला यूज कर लो ना। तो यहां पर 2 to 3 है, और आर डॉट डी आर ओवर डी टी का तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्ट लिख देना 1/2 आर स्क्वायर आएगा, आर वेक्टर का स्क्वायर आएगा, और लिमिट भर देंगे 2 से लेकर 3 तक। 1/2 तो कांस्टेंट है। अब यहां बताओ ये आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर का मतलब बताओ। आर वेक्टर का मतलब तब भरना है जब टी की वैल्यू 3 है। ये टी की लिमिट है, टी के रेस्पेक्ट में इंडिकेट करा तुमने। सही है? तो यहां पे टी की लिमिट है, तो आर की वैल्यू तब बतानी है जब टी की वैल्यू 3 थी। तो आर की वैल्यू ये रही टी पर 3 पर, ये वाली है। और जब 2 होगी टी की वैल्यू तो आर की वैल्यू कौन सी होगी? ऊपर वाली। इन्हें समझ में आया? तो आर की वैल्यू भर रहा हूं मैं, एक बार तो 3 पे भरूंगा, तो 3 पे कौन सी वाली पे? नीचे वाली भरूंगा। तो 4i - 2j प्लस के 3k, और यहां आ गया इसका स्क्वायर। फिर माइनस, अब मैं भरूंगा 2 पर आर की वैल्यू, तो 2 पर आर की वैल्यू दे तो रखी है उसने, कितनी है? 2i - के j प्लस के 2k, और इसका क्या? स्क्वायर। बस यही आंसर है। तुम कहोगे 10 तो नहीं आया, 10 क्यों नहीं आएगा? अभी आएगा। तो मैं पता नहीं किसी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसकी इसमें डॉट, तो मैं डॉट कर दो, 1/2 बाहर रखो, 4, अच्छा लिख के दिखाऊं, लो जी। इसका मतलब होता है किसी वेक्टर का स्क्वायर की इसमें डॉट करना, 4i - के 2j और प्लस के 3k। और यही बात यहां पर होगी, इसका भी क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा 2i - के j प्लस के 2k डॉट 2i - के j प्लस के 2k। बताओ डॉट कैसा होगा? वो तुम्हें पता, आई की आई में तो 16, जे की जे में 4 प्लस के, जे के की के में 9, इसमें करना 2 की 2 में 4 प्लस के 1, अब प्लस के 4, सोल्व करो कितना आ गया? 4 तो कट गया, यहाँ 5 बच गए, और यहाँ कितने बच गए? 10 हो गए। नहीं 10 कहाँ, 20 हो गया है। चलो जी, नहीं 20 कैसे हो जाएंगे? ये 2 है बाहर, 2 2 20 हो गए। चलो जी 20 हो गए, मुझे नहीं पता 20 हुए नहीं हुए, ये कह रहे हैं तो हो गए होंगे। तो कितने बच गए? 10। आंसर 10 लाना था, इसलिए 20 बता रहे होंगे, चाहे गलत हो जावे। 16 9 कितने में? 25, और ये कितने गए? 5 गए, तो 20 तो बचे, सही तो है। बस जी। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई होगी यो कैसा भरा है? ये आर की वैल्यू तब भरनी है जब टी का मान 3 है। समझ में आ गया था? ठीक है, जल्दी से नोट करिए जल्दी से। देखो जो बच्चे वीडियो देखते हैं उन्हें यदि अपनी प्रॉब्लम बतानी है, तो जैसा आज हमने ये स्टार्ट करा ये क्वेश्चन इसे करने, तो यहां पे ऊपर डेट पड़ी होती है, ये उस डेट से चल जाता है पता कि हाँ ये किस दिन लेक्चर चल रहा है। यहाँ पर अगले तुम्हें प्रॉब्लम बोलनी है तो तुम उस पर व्हाट्सअप कर दो कि ये क्वेश्चन नंबर ये और करवा दियो कल को जो है।
तो हम अगली वीडियो में उसको करवा देंगे जो है, ठीक है। अब बात उठती है जो यहाँ पे क्वेश्चन हम करवाते हैं, तो जो ये प्रॉब्लम पूछते हैं वो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि मैं वो उस तरह से तो पढ़ाता हूँ नहीं कि हाँ भाई एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं एक्सरसाइज का, फिर मैथ्स का फायदा क्या होता है, वो मैथ्स पढ़ना थोड़ी कहलाता है, वो तो हिस्ट्री कहलाती है कि एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें, चाहे वो क्वेश्चन 1 लाइन का है 2 लाइन का है। अरे जो तुम्हें बेसिक फंडे बता दिए हैं तो क्वेश्चन कुछ तो तुम कर सकते ही हो, और जो नहीं कर सकते वो तुम पूछते हो अगले दिन आकर जो है, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर करने जा रहे हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक। देखिए समझने को तो बहुत कुछ है, वरना क्वेश्चन करने में तो कुछ है नहीं, एक दो फॉर्मूले हैं उन पे क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, ठीक। लेकिन चैप्टर का मीनिंग बहुत जबरदस्त है अगर तुम करना चाहोगे तो। फिलहाल तो मैं तुम्हें यहां पर कुछ डेफिनेशन बता रहा हूं जो हमें जरूरत पड़ेगी। चैप्टर का नाम है लाइन इंटीग्रल, ठीक। इंटीग्रल तुमने खूब पढ़ा है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर लाइन इंटीग्रल। 3 तरह के इंटीग्रल होते हैं यहाँ पर, लाइन इंटीग्रल, एक होता है सरफेस इंटीग्रल और एक होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। लेकिन इनको समझने से पहले हम कुछ और डेफिनेशन बताते हैं। सबसे ऊपर लिखी हमने यहाँ पर ओरिएंटेड कर्व। देखिए कर्व तो कहीं कोई बना दीजिए, कोई दिक्कत तो होती ही नहीं है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वैसे अपने पास एक कर्व बना दिया, ये बना दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ भी बना दीजिए, पैराबोला बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, कर्व ही है सब, ठीक। लेकिन ओरिएंटेड का मतलब क्या है? दिशा बताना। अगर मान लो कोई पार्टिकल, कोई कण इस पर चल रहा है, तो हम ये कैसे बताएंगे कि हाँ भाई वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पर ए और ये पॉइंट बी है, तो हमने कहा कोई पार्टिकल इस कर्व पे चल रहा है, तो चल रहा है तो किधर से किधर जा रहा है, तो दिशा का यूज नहीं करते हम। अब ए से बी की ओर जा रहा है या बी से ए की ओर आ रहा है, दिशा का तो यूज करते ही हैं, तभी तो हम एरो लगाते हैं। तो जब हम दिशा का जरूरत पड़ती है हमें किसी कर्व के ऊपर दिशा बताने के लिए, तो ऐसे कर्व को बोला जाता है ओरिएंटेड, ओरिएंटेशन, दिशा बताना उनकी जो है, ठीक। तो यहां पे मैंने ओरिएंटेड कर्व बनाया है, एक ये कर्व बनाया है, एक ये कर्व बनाया है। कर्व कुछ नहीं, कर्व वैसे के वैसे ही जैसे तुम पढ़ते हो, इलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, बस उसमें हमें दिशा का ध्यान रखना है। अब ये बात उठती है यहां पर, तो हम इसे ऐसे बताएंगे ए टू बी या बी टू ए बोलेंगे? नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, इसके लिए हम डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे। ज्यादातर तुमने देखा होगा जब भी हम कभी दिशा दिखाते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम उसे मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं ऐसा, तो उसे बोलते हैं हम नेगेटिव डायरेक्शन। यही तो है, ठीक। वैसे यहां पर कर्वों में ऐसा कोई रूल तो है नहीं, तुम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत से एक नया लॉजिक लगाते हैं, वो लॉजिक अभी मैं बाद बताऊंगा, लेकिन वो ज्यादातर क्लोज करके लगाया जाता है। फिलहाल तुम इसी का यूज करना। जैसा कि मान लीजिए मैंने ये दिखाया, यहां पर एक चित्र दिखाया नीचे की ओर, ध्यान से देखो इस चित्र को, ये दिखाया, ये कर्व बनाया मैंने, इस पे एक पॉइंट लिखा ए और एक लिखा बी, और एरो ऊपर को लगाया, ऊपर को, इसका मतलब हम ए से बी की ओर जा रहे होंगे या पार्टिकल ए से बी की ओर जा रहा होगा। इस कर्व का नाम रखा मैंने सी। तो जिधर से स्टार्ट करेंगे उसे तो बोला जाएगा इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु, और जिस पे हम खत्म करेंगे उसे कहा जाएगा टर्मिनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो यहां से ये चल जाएगा, जब इनिशियल इधर लिखा हुआ तो यहां से स्टार्ट हुआ होगा और किधर गए होंगे, टर्मिनल पॉइंट की ओर, तो इधर गए होंगे। तो ऐसी डायरेक्शन ये बताइए कि अगर यहां पे मान लीजिए किसी वजह से, मैं 1 मिनट के लिए मैं कलर डाल देता हूं, यहां पर घड़ी बना दूं, इस जगह घड़ी बना दूं, ऊपर 12 लिखे होते हैं, फिर इधर 1 लिखा होता है, नीचे यहां 2 लिखे होते हैं, फिर 3 लिखा होता है, ऐसे लिखते हैं, तो सुई नीचे को चलती है। तो ये जो एरो लगाया गया है ए टू बी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए मैंने लिखा है यहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन। और इस वाले में देखो एरो कहां को लगाया, नीचे को लगा दिया, तो घड़ी की दिशा में लग रहा, सही है। एक कल्पना करो कि यहाँ पे घड़ी रखी हुई है और ऊपर 12 बजे हुए हैं, नीचे 6 बजे हुए हैं, तो सुई तो नुई तो चलती है, देखो 3 की तरफ को, ठीक है। तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई गई है नेगेटिव। वो क्यों कर रहे हैं, हम इन बातों का ध्यान क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तो हम जैसा कि मान लीजिए किसी लाइन पे जाएंगे ए से बी की ओर, ठीक, कोई बच्चा जाएगा बी से ए की ओर, तो दोनों की दिशा बदल जाएगी ना, दिशा बदल जाएगी तो आंसर में माइनस प्लस का अंतर आ सकता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो जिससे कि हमारे सबके आंसर एक से आए, तो हम डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे कि भाई एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और विपरीत में जाओ नहीं, उसके क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन। तो ऐसे डायरेक्शन फिक्स कर ली जाती है, जिससे कि आंसर सभी के
एक से आए। ठीक, तो ऐसे कर्व को बोलते हैं ओरिएंटेड कर्व, जिन पर दिशा का ध्यान दिया गया हो। तो यहां पर मैंने दिशा का ध्यान रखा है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बनाई है तो ऐसा बोला पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये बनाई है हमने क्लॉकवाइज तो ऐसा बोला है नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे कर्व को बोलते हैं ओरिएंटेड कर्व। जैसे तुमने पैराबोला पढ़ा होगा, तो पैराबोला पे कहीं पर हम डायरेक्शन तो दिखाते हैं, लेकिन जब किसी पार्टिकल को इसके ऊपर मुंह कराएंगे तो बताएंगे तो किधर को जा रहा है वो। समझ गए तुम ओरिएंटेड कर्व का मतलब, जिस पर दिशा का बताई जाए, दिशा का ध्यान रखा जाए, ऐसे कर्व को ओरिएंटेड कर्व कहा जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसे नोट कर लीजिए, तुम नोट करना चाहते हो तो, वरना मैंने ये सब वीडियो में डंस है। तो ये तो होगी डायरेक्शन की बात। अगर जो इसका शुरू वाला बिंदु है, इनिशियल बिंदु पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, ये दोनों एक जगह हो जाएं तो कर्व कैसा बन जाएगा। अगर ए और बी जहां से वो स्टार्ट हुआ वहीं वापस आ गया तो ऐसा कर्व कैसा कहलाएगा, बंद, क्लोज। तो यही बात हमने यहां पर लिखी है। इफ द इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट बी कॉन्साइड, कॉन्साइड का मतलब एक जगह हो जाना, एक साथ हो जाना, तो ऐसे कर्व को बोलते हैं क्लोज। जैसा हमने यहाँ पे एक सर्किल बना के दिखाया, ये सर्किल क्लोज है। अगर मान लो वो यहां से चला, ए से, यही इनिशियल पॉइंट है, अब फिर वो चल के फिर यहीं वापस आ गया तो वो तुम्हारा टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने नेगेटिव डायरेक्शन पे कैसे पहचानी तुम बताओ। घड़ी को मैंने कहां रखा, बीच में रख लिया। ठीक है, मान लो 1 मिनट को यहां रख लिया घड़ी को यहां पर, तो 12 ऊपर बचे होंगे, 3 इधर बचे होंगे, तो इसका मतलब एरो नू लग रहा, नू इधर को लग रहा, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब कुछ लोग डायरेक्शन ऐसे नहीं करते, वे क्लोज कर्व में क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई कर्व ऐसा है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसे बंद कर दूं 1 मिनट के लिए। अरे लोग तो है, चलो जी, मैं ऐसे कह रहा हूं इस तरह से। मान लीजिए कोई कर्व ये है इस टाइप का, अब इस पे एरो कैसे लगाए जाए, कैसे माना जाए कि हाँ भाई क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर घड़ी रख लीजिए, तब तो सोच लीजिए कि हाँ भाई न्यू चलेंगे तो क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज। लेकिन बहुत से इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते डायरेक्शन, वो कैसे बताते हैं वो बताता हूं मैं। वो कहते हैं इस पर चलिए, हम इस पर चल रहे हैं, यहां से नो ऐसे इधर को चलते जा रहे हैं, इधर को चलते जा रहे हैं, इधर को चलते जा रहे हैं, कहीं भी पहुंच जाए हम, हर जगह तुम ध्यान से देखिए, इस क्लोज कर्व का जो एरिया है हमारी लेफ्ट में पड़ेगा या राइट में पड़ेगा। ये जो एरिया, इसका क्षेत्रफल है, चाहे हम कहीं पहुंच जाएं, लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा, इन्हें पता ही नहीं चल रहा। मतलब तुम यहां खड़े हो और इस पे चल रहे हो, तुम कल्पना नहीं कर सकते कि जब तुम यहां हो तो क्षेत्रफल किस साइड में है, सीधा हाथ की तरफ है, उल्टा हाथ की तरफ है, उल्टा हाथ की तरफ। यहां पहुंच जाओगे तो बदल जाएगा क्षेत्रफल, यहां पहुंच जाओगे तो क्षेत्रफल तब भी लेफ्ट साइड में रहेगा। तो वह कहते हैं कि अगर क्षेत्रफल लेफ्ट साइड में ही आ रहा है तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए। हमारी घड़ी की दिशा से क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो रहा, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। इन्हें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अब मैं चल के दिखाऊं क्या है, भाई कल्पना कर लो जमीन पे कोई ऐसा ही है, किसी ने ऐसा लाइन से खींची जमीन के ऊपर और तुम उस पर खड़े होकर चलो। अच्छा तुम एनएस कॉलेज है, ये रहा एनएस कॉलेज, ये रहा एनएस कॉलेज। अब मैं यहाँ, ये दीवार है एनएस कॉलेज की चारों तरफ की, ठीक है, अब मैं यहाँ खड़ा हो गया और मैं इधर को चलने लगा, तो बताओ एनएस कॉलेज मेरे लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। अगर मैं ऊपर से नीचे को आने लगा तब राइट में आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। समझ में आ गई बात तुम्हें। तो वे कहते हैं कि अगर वो एरिया लेफ्ट साइड में पड़ रहा है तो उसे पॉजिटिव लेके चलिए, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान चलिए, और राइट में पड़ रहा है तो उसे नेगेटिव मान चलिए। समझ रहे हो तुम बात को, या तुम अपने घड़ी की दिशा से समझ लीजिए। ठीक, तो ये हमारा, हमने यहाँ पे डायरेक्शन की बात करी है, क्लोज कर्व हो चाहे कैसा भी कर्व हो, इस तरह तुम बड़े आराम से डायरेक्शन चेक कर सकते हो। फिलहाल इसे नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे मैंने बनाया, ये मैंने बता दिया था क्या, वीडियो खोला कि पता नहीं याद, ध्यान नहीं। देखिए हमने ये बताया कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है हम दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। जैसा हमने यहाँ पे एक ये एरिया बनाया, ये क्षेत्रफल, एक कर्व बनाया, उसे घिरा हुआ क्षेत्रफल अंदर की ओर है। जब हम इसकी बाउंड्री पर चलेंगे, इसकी बाउंड्री पर ऐसे चलेंगे, तो चलने पर देखना तुम्हें कि ये जो क्षेत्रफल है इसका, वो इसके तुम्हारे लेफ्ट साइड में पड़ रहा है या राइट साइड में। अगर ये तुम्हारे लेफ्ट साइड में पड़ रहा है ये एरिया, तो ये डायरेक्शन, तुम्हारे चलने की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव ली जाएगी। और यदि मान लो इसी पर तुम उल्टा हो, यहां से नू चलोगे, नू चलोगे,
तो फिर तुम्हारे ये राइट साइड में पड़ेगा, तो तब उस डायरेक्शन पे नेगेटिवली जाएगी। तो इस तरह देखते हैं बहुत से डायरेक्शन जो है, जैसे मैंने यहां पे दिखा, देखो यहां पर, यहां ये स्क्वायर बनाया है, एक स्क्वायर, ये स्क्वायर, अगर हम ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे, तो जो इसका एरिया है वो हमारे लेफ्ट साइड में है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव दिखाई जाएगी। और यदि इसी एरिया पे हम इस तरह चले, इस तरह चले, तो फिर ये हमारे सीधे हाथ में पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल देखना है, तो क्षेत्रफल राइट साइड में पड़ेगा, तो फिर डायरेक्शन नेगेटिवली जाएगी। जल्दी करिए, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब बात करते हैं हम स्मूथ कर्व। कर्व दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ होते हैं, एक होते हैं पीस वाइज। स्मूथ कर्व की क्या विशेषता होती है, उनके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट आएगी। देखिए यहां पे, देखिए जैसे मैंने इलिप्स बनाया, इस इलिप्स पर एक पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लीजिए, तो इस पर टेंजेंट खींचोगे तो एक ही टेंजेंट आएगी, इस पर खींचोगे तो एक ही टेंजेंट आएगी। सर्किल पे देख लीजिए, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होती है, दो टेंजेंट नहीं होती। यहां पे देखिए, जब दो शाखाएं पास होंगी तभी तो दो टेंजेंट खींचेंगे। तो ये यहां पे देखो, यहां पे देखो, एक ही टेंजेंट है। पैराबोला चेक कर लीजिए, पैराबोला जो होता है वो भी हमारा स्मूथ कर्व होता है। किसी भी पॉइंट पे चेक करिए, एक ही टेंजेंट आएगी, यहां जाइए एक टेंजेंट आएगी, यहां जाइए एक टेंजेंट आएगी, यहां जाइए, यहां बाय एक्सिस ही टेंजेंट है, यहां देखिए एक ही टेंजेंट है। ये सारे स्मूथ कर्व हैं। एक होते हैं पीस वाइज, जो टुकड़ों में से, मतलब हो तो स्मूथ, लेकिन उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए हों। जैसा कि देखिए यहां ध्यान देना, मैंने एक ये सर्किल बना दिया, सर्किल के बाद थोड़ी सी आर्क सी बना दी, चाप बना दिया, ये ठीक है, फिर मैंने सीधा कर दिया, फिर मैंने ऊपर घुमा दिया। अब देखियो, यहां से यहां तक तो स्मूथ है, ये यहां से अलग वाला स्मूथ हो गया, ये अलग स्मूथ हो गया। यहां दो स्मूथ को मैंने आपस में जोड़ दिया, यहां पर टेंजेंट दो हो जाएंगी। अगर इस वाली चाप को देखोगे तो टेंजेंट ऐसे खींचेगी, और इस लाइन को देखोगे तो टेंजेंट ऐसे ही खींचेगी। देखो कोई भी लाइन होती है उस पर जो टेंजेंट होती है उसी के अनुसार होती है। अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट देखोगे तो यही टेंजेंट है, समझ गए तो मेरी बात को, तो यहां पे दो टेंजेंट आ जाएंगी। लेकिन यदि नीचे वाला हिस्सा देखा जाए, एक कौन से वाला हिस्सा, एक मिनट में कलर डाल देता हूं, ये वाला हिस्सा देखा जाए इतना, तो ये इतना स्मूथ है, और फिर यहां से यहां तक का देखा जाए तो वो अलग स्मूथ है। तो इसे कहते हैं टुकड़ों में स्मूथ हो जाना, नाम है पीस वाइज स्मूथ कर्व। समझ में नहीं आई? ठीक जी, मैंने इसका चित्र नीचे ही बना रखा है, उसे भी देख लीजिए। ये रहा, देखो मैंने कितने स्मूथ कर्व जोड़े हैं, एक तो ये हरे वाला, फिर ये लाल वाला, फिर नीले वाला। समझ में आ गई? ई, सी और एच, तीन स्मूथ कर्व है इसके अंदर, उनको जोड़कर तब बनाया गया है पीस वाइज। तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे बहुत सारी जगह, हमें इंटर में भी, अब भी बीएससी भी कर रहे थे हम, ऐसे क्वेश्चन आए थे। एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू 2x है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, फिर कभी कह देते हैं x स्क्वायर है जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, इक्वल 1 पे भी इसे निकाल लेना। इसका मतलब दो कर्व जोड़े गए। पहला कर्व y इक्वल टू 2x, एक लाइन है, ये रे, यहां पे मान लीजिए x इक्वल टू 1 है, तो वो कह रहा है जब 1 से बड़ा है तो ये वाला कर्व है, तो 1 से बड़े इधर होंगे, तो इधर ये लाइन है y बराबर 2x, तो y बराबर 2x कौन सी लाइन होती है बताइए? c पे, c कितना है 0 है, m कितना है 2 है, m पॉजिटिव है, tan थीटा की वैल्यू 2 है, पॉजिटिव है, पहले खाने में tan पॉजिटिव है, तो इसका मतलब न्यून कोण बनाएगी, एक्यूट एंगल बनाएगी, ठीक है। c कितना है 0 है, तो इसका मतलब ओरिजिन से होकर जाएगी। तो ऐसी होगी ये लाइन, इस टाइप की लाइन होगी। लेकिन ये लाइन पूरी नहीं खींचनी, कहां से खींचनी? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यहां है x की वैल्यू 1 से बड़ी, इधर की बात कर रहे हैं, कोई और कलर ले लूं, चलिए काला हो गया, इधर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर का हिस्सा मिटा दो इसका, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, बस इधर का हिस्सा है इसका, क्योंकि उसने कहा है ये लाइन तब खींचनी है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो बस इतना कर्व है, इतना कर्व। अब नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है पैराबोला। पैराबोला सभी जानते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा पैराबोला होता है बताइए? ये वाला, ये वाला। कैसे वाला को तुम y स्क्वायर इक्वल टू एक्स 4ax, ऐसा पैराबोला ये किसकी पावर इवन है? y की पावर इवन है, सिमेट्रिक किसके अबाउट होगी? x के, तो ये मतलब ये है, इसमें x की पावर इवन है, सिमेट्रिक किसके अबाउट है? y के, ये वाला कर्व है। तो इसका मतलब ये वाला पैराबोला खींचेगा, ऐसा जाएगा, नहीं समझे?
लेकिन तुम्हें कैसा पता कि ये सारे में खींचना नहीं, उसने कहा एक्स की वैल्यू जब 1 से कम है तो एक्स की वैल्यू 1 तो इधर कम होती है, इधर, तो ऊपर का हिस्सा मिटो दो। तो इसका कर्व मतलब कर्व है ये, यहां से मिटो दीजिए ऊपर से, ये तो इधर का मिटो दिया, तो इस साइड में तो यहां से 1 से लेकर इधर तो ये वाला कर्व है, और 1 से कम पे इधर वाला कर्व है, तो दो कर्व को जोड़कर बना दिया। समझ गए? तो ये बन गया पीस वाइज। तो जब भी तुम्हें ऐसी कभी क्वेश्चन दे ना y बराबर ये है और ये है, कंडीशन लगा दे, तो समझ जाओ तुम्हें पीस वाइज दे रहा है। ठीक है, ठीक। कभी भी पैराबोलिक इक्वेशन लिखनी, कभी कंडीशन लगाता है वो नहीं, सीधा लिख दिया बस y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्योंकि ये स्मूथ है। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है। फिलहाल मैं इनको नोट करना। देखो बच्चों, अभी वैसे स्मूथ सरफेस की बात तो अभी नहीं कर रहे हम, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, जैसे कि कर्व होते हैं स्मूथ, उसी तरह से सरफेस, सरफेस का मतलब पृष्ठ, जैसे फुटबॉल का पृष्ठ, हम जिस कमरे में बैठे इस कमरे का पृष्ठ, कोई कह लेगा पुताई कहां होगी इस कमरे में, व्हाइट वॉश कहां होगी, सरफेस पे। समझ गए? फुटबॉल में कितनी लेदर लगी होगी उसे बनाने में, तो कहां किसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर, सरफेस की, पृष्ठ की। हवा कितनी भरी होगी फुटबॉल में, तो क्या की जरूरत पड़ेगी, सरफेस की। हाँ, वॉल्यूम के, आयतन की। समझ तो कहता हूं? हाँ, तो ध्यान रखना, सरफेस का मतलब पृष्ठ होता है, किसी भी चीज का पृष्ठ। अब पृष्ठ जो होता है वो हमेशा क्षेत्रफल होता है, एरिया, उसका नाम बदल दिया गया, कहने लगे उसे पृष्ठ। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, वो ज्यादातर क्या होता है, प्लेन होता है, एक क्षेत्र, एक पेपर पे जो है, ये जैसा कि मान लीजिए हमने पेपर पे ड्रॉ कर दिया, आयत बना दिया, आयत ये बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया ये, तो इसको तो बोलते हैं हम एरिया यहां पर। और ऐसी बॉडी जिनके अंदर आयतन हो, उनके ऊपर जो एरिया होता है उसे कहने लगे हम पृष्ठ। समझ गए? सरफेस कहने लगे, बस इतना अंतर होता है, बात एक ही होती है। अब देखिए यहाँ पे स्मूथ शब्द लिखा गया, तो यहाँ पे कैसे पहचान बताइए, मैंने लिखा मान लो एस एक सरफेस है विच हैज यूनिक नॉर्मल, जो एक नॉर्मल रखता है एट ईच पॉइंट। उसमें क्या था, उसमें टेंजेंट पे बात थी, कर्व के ऊपर, कर्व के ऊपर एक ही टेंजेंट होनी चाहिए एक पॉइंट पर, अरे एक टेंजेंट होगी तो वहां भी तो एक ही नॉर्मल होगा। यहाँ पे देखो ये कोई कर्व है, इसके इस पॉइंट पर तुमने एक टेंजेंट खींची तो नॉर्मल भी तो एक ही खींचेगा। यही बात यहां भी कह सकते हो, वहां भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखो ये फुटबॉल लिया हमने, ये फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल पे एक काली लाइन आई ऊपर से, आई है, आई है ये, तो इस लाइन के इस पॉइंट पर चेक करो, तो ये वाली लाइन क्या है, ये वाली, ये टच कर रही है टेंजेंट, और ये वाली हरी वाली क्या है, ये इस वाली पे 90 का कोण बना रही है, ये वाला कोण, हाँ ये वाला कोण जो है वो 90 का कोण बना रही है, तो ये वाला है, ये है नॉर्मल, नॉर्मल ये रहा। समझ में आ गई? तो इसके किसी भी पॉइंट पे चेक करना, हमेशा नॉर्मल एक ही आएगा। ठीक है, अब पीस वाइज स्मूथ क्या होते हैं, सरफेस, जो इस तरह के स्मूथ सरफेसों को जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें पीस वाइज बोलते हैं। जैसा कि हमने नीचे लिखा, देखो ये रहा, एक मिनट, ये रहा पीस वाइज, ये रहा, ये क्या बनाया, कमरा जिसमें तुम बैठे हो, ठीक है, इसमें ऊपर वाला स्मूथ, ये वाला स्मूथ, कितने स्मूथ से बना होता है कमरा जो है, कितने फेस होते हैं, तल जिन्हें बोलते हो तुम तल, ऊपर वाला जमीन मतलब छत, नीचे फर्श, फिर साइडों की 4 दीवार, कुल मिलाकर 6 फेस से बना होता है। ठीक है, तो ये सारा जो है तुम्हारा जो है, ये पूरा जो है पीस वाइज है, क्योंकि इसमें 6 पीस से मिलकर बना है ये स्मूथ वाले से। आगे बात समझ में? तो ये पीस वाइज है और ऊपर वाला था स्मूथ केवल। जल्दी करिए ना, क्या हर पॉइंट पर नॉर्मल की दिशा बदलेगी या फिक्स रहेगी? पता है ना दिशा, दिशा क्या हुआ है, अगर मैंने एरो ऊपर को लगाया ये, ठीक है, अगर ये पॉइंट यहां आ गया, नीचे आ गया, तो नॉर्मल की दिशा वही रहेगी या बदल जाएगी? इन्हें पता है ना, फुटबॉल पे जो है मान लो किसी पॉइंट पे तुम नॉर्मल खींचने लगो तो उसकी दिशा हर क्षण बदलती रहती है, पॉइंट बदलेगा तो दिशा भी बदलती रह जाएगी। अगर मान लो फुटबॉल तुम्हारा सिर है और सिर के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर नॉर्मल खींचोगे तो सबसे ऊपर उठ जाएगा, आकाश में को, और कान की तरफ पे नॉर्मल खींचोगे तो साउथ में उठ जाएगा, साइड में उठ जाएगा, तो हर पॉइंट पे नॉर्मल चेंज होता रहेगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी। देखो अब आता है रीजन। रीजन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल कनेक्टेड रीजन और एक होता है मल्टीपल कनेक्टेड रीजन।
रीजन का मतलब क्षेत्र, जैसा किसी वर्ग का क्षेत्र, स्क्वायर का क्षेत्र। मान लीजिए हमारे सामने ये बना दिया, ये स्क्वायर है, इससे घिरा हुआ क्षेत्र ये है, ठीक है। इलिप्स, इलिप्स का क्षेत्र ये है। एक सर्किल बना दिया, उसके अंदर दूसरा सर्किल बना दिया, और कहा गया ये वाला क्षेत्र, अंदर वाला नहीं, ये वाला, ये क्षेत्र। तो ऐसे ये जो क्षेत्र होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिंपल कनेक्टेड रीजन और एक होता है मल्टीपल, इसमें लिख दिया मैंने मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। अब इनकी पहचान कैसे पड़ती है, कौन सा क्षेत्र कैसा है? देखिए इस आयत के क्षेत्रफल को देखो, इस आयत के क्षेत्रफल को, इसके अंदर यदि मैं कोई भी बंद आकृति बनाऊं, कोई भी बंद आकृति बनाऊं और उस आकृति को छोटा करता जाऊं, छोटा करता जाऊं, तो जैसे जैसे छोटा करता जाऊंगा ऐसा और छोटा कर दो इस तरह से, ये एक बिंदु पर आकर खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? जैसा कि मान लो कोई रस्सी लेना, तुम रस्सी को उसमें लूप सा बना के और यहां पकड़ लेना और उस रस्सी को खींच रहना, तो ये लूप छोटा होता हुआ चला जाएगा और एक बिंदु पर खत्म हो जाएगा। अरे गांठ नहीं मारते रस्सी के आपस में, उस तरह की बात कर रहा हूं मैं। चाहे तुम यहां बना लो, कहीं भी बना लो, देखो यहां इसमें बनाओ, इलिप्स के अंदर, इलिप्स के अंदर यहां हमने क्लोज कर्व बनाया और इस क्लोज कर्व को यदि हम छोटा करते जाए बिल्कुल ऐसा ही, तो ये एक बिंदु पर जाकर खत्म हो जाएगा। लेकिन देखना इस वाले में ऐसा हो सकता है, अगर किसी ने यहां बनाया तो वो तो छोटा होता होता एक बिंदु पर खत्म हो जाएगा, और किसी ने यहां बना दिया, यहां ये भी तो क्लोज कर्व है, तो जैसा तुम इसे खींचोगे वो यहां तक आ पाएगा, क्योंकि अंदर से खाली है। नहीं समझे? तो ये सिंपल कनेक्टेड नहीं है। तो सिंपल कनेक्टेड उसी को बोलते हैं जिसके अंदर हम कोई भी क्लोज कर्व बनाए और उसे सिंक करें, उसे छोटा करें, छोटा करते करते वो एक बिंदु पर खत्म हो जाए, उसी के एक बिंदु पर। समझ में आ गई बात तुम्हें? और मल्टीपल कनेक्टेड में क्या होगा, अगर उसमें कोई क्लोज कर्व बनाएंगे तो वो एक बिंदु पर खत्म नहीं होगा, सभी नहीं, कुछ ऐसे हो सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहां बनाया, यहां, तो ये तो एक बिंदु पर खत्म हो जाएगा, और किसी ने यहां बना दिया तो नहीं होगा। तो फिर ये सिंगल सिंपल कनेक्टेड रीजन नहीं है, फिर ये मल्टीपल है। आओगे समझो तुम्हें? यही बात मैंने यहां लिख दी है, हिंदी में लिख दी, एक बिंदु पर कर्व समाप्त हो जाए या विलुप्त हो जाए, समझ जाना वो सिंपल कनेक्टेड रीजन है। सही है? तो ये मैंने डेफिनेशन यहां पे लिख दिया हिंदी में, और मैंने इनके चित्र भी बना दिया यहां पर। देखो मैंने यहां पे चित्र दिखाया, ये रहा। ये बताइए, ये जो पूरा सर्किल है, ये जो सर्किल दिखाया है बाहर वाला, और इसके अंदर दो कर्व बना के दिखाए। अगर मैं इन्हें छोटा करूंगा तो छोटा करते करते इसी के ही एक बिंदु पर खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही है, चाहे कहीं बना लो, इसमें कहीं बना लो, तो ये सिंपल कनेक्टेड है। और जो नीचे वाले को देखना, एक मिनट, इस वाले को देखना, इस वाले को, ये जो मैंने देखो डार्क रखा है, डार्क गाढ़ा सा रखा ना, गाढ़ा सा, उस क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, जो गाढ़ा है, ये कलर डाल रखा है, ये क्या, कौन सा कलर का कहेंगे सर? पर्पल। ये जो कलर है बस इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो इस एरिया के देखो, इस एरिया को, इस क्षेत्र को देखो, और ये अंदर नहीं है, बस ये बाहर वाला, ये वाला, ये वाला। अब इसमें मैंने एक कर्व बनाया, ये रेड वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बनाया। अगर मैं इसको छोटा करने लगूं तो क्या ये इसके किसी बिंदु पर खत्म हो जाएगा? नहीं, ये यहां पर आकर रुक जाएगा, इस जगह आकर, यहां पर इसकी बाउंड्री यहां आ जाएगी इसके ऊपर, तो ये खत्म नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर मैं यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां पर बनाऊं, यहां पर, मान लीजिए मैंने यहां बना दिया, तो मेरी भावना समझ रहे हो ना? हाँ, यहां बना दिया तो यहां तो खत्म हो जाएगा ये, लेकिन हम कह रहे हैं कहीं भी बनाएं और वो एक बिंदु पर खत्म हो जाए तो कहलाएगा सिंपल। लेकिन किसने ये वाला बना दिया, ये वाला, तो ये तो नहीं खत्म होने का, तो फिर ये मल्टीपल कनेक्टेड है। आगे बात समझ में? ठीक जी। अब इन्हें नोट करना चाहो नोट कर लो। मुझे बस थोड़ा सा डर ये लग रहा कि तुम्हें इंग्लिश समझ में आवेगी नहीं, लिखवा दे मैंने, यहां लिखा बच्चों रीजन, क्षेत्र, बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब को का मतलब कॉमन, सेंटर का मतलब जिनका कोई केंद्र एक ही हो, ऐसे दो सर्किल है। हाँ, सकेंद्रीय कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उनका जो ये रीजन होता है बीच वाला, ये वाला, ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है। मुझे थोड़ा सा ये डर लगा है बस, इसलिए मैं ज्यादा हिंदी